तो वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं बैठक में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बैठक के लिए अहम फैसलों की जानकारी भी दी। वहीं मंत्री ने बताया कि ये निर्णय राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने, उद्योगों के विकास और व्यावसायिक वातावरण को सुधारने के लिए लिए गए हैं। इसके तहत कई नई योजनाओं, प्रोत्साहनों और सरकारी नीतियों को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने जनता और व्यावसायिक समुदाय से आग्रह किया कि वे इन नई योजनाओं का लाभ उठाएं और राज्य में उद्योग और रोजगार के अवसरों को और बढ़ावा दें। करके नक्सल मुक्त किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट में जाकर के आए और बालाघाट में उन पुलिस के हमारे कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया, जिन लोगों ने या जिनके कारण से इस अभियान के अंदर सहयोग मिला। उसी के साथ में मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय और लिया है कि अगली कृषि कैबिनेट, एग्रीकल्चर यह कृषि का वर्ष है और अब तेज गति से बालाघाट क्षेत्र, पूरा जो नक्सल प्रभावित इलाके भी थे उनमें भी सारी कृषि की गतिविधियों में तेजी आए। उसके लिए कृषि कैबिनेट अगली बालाघाट में की जाएगी। आप सब लोगों को ज्ञात है कि कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री की वहाँ पर एक बड़ी नृशंस हत्या हुई थी, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए थे, जबकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन में बालाघाट को पूर्णतः नक्सल मुक्त करने में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पहल की गई है, यह एक बहुत बड़ा कदम है और यह कैबिनेट बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास के अंदर एक नई भूमिका अदा करेगी। इसी के साथ में हम लोग लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का संरक्षण बढ़ा है और हमारे यहाँ पर चीतों का परिवार भी बढ़ा है। इस बार चीतों का परिवार करीब करीब हमारे बीच में 2 शावकों का जन्म हुआ और उसी के साथ में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों का जन्म हुआ और अब मध्य प्रदेश में कुल चीते 24 हो गए हैं। चीतों की संख्या बढ़ना, उसी के साथ में वन्य जीव के साथ में पर्यटन की वृद्धि हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है और वन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत संभावना है और जिससे रोजगार की भी संभावना है। तो उसके अंदर भी हमारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि सफ़ेद टाइगर भी इंदौर की जू के अंदर एक सफ़ेद टाइगर मिला है और इसके अलावा रीवा में भी हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना को बनाने का भी निर्देशित भी किया है कि जहाँ पर जू बनते हैं, जिनमें हमारे वन्य जीवों को रखा जाता है, उसी के साथ में रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए, जहाँ पे जो घायल पशु हो जाते हैं उन पशुओं को ला करके उनका इलाज भी हो और फिर उन्हें स्वस्थ होने के लिए जू के अंदर रखे भी। यह कॉम्बिनेशन का नया प्रयोग मध्य प्रदेश में करने के बारे में मुख्यमंत्री जी की मंशा है। इसी के साथ में 2 रोज पूर्व ही इंदौर में दाल मिलों का एक 2 दिन का सेमिनार हुआ और उसके ऊपर दाल मिलों की जो नई मशीनें हैं उन मशीनों का प्रदर्शन भी हुआ, जो दुनिया के अंदर नई तकनीक के साथ में मशीनें आ रही और दाल का तिलहन का मिशन मध्य प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं। और उसमें तुअर के ऊपर जो पूर्व में इंपोर्ट पे हम छूट दे चुके हैं, कुछ मिलों की उड़द और बाकी चीज़ों के ऊपर मांग आई है, तो उस पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि मध्य प्रदेश का जो हमारा दाल दलहन का कार्य है वो तेजी से आगे बढ़े। इस सबसे जब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में माहौल बना है औद्योगिकरण का, उसी में वहाँ जितने भी मशीनों के अलग अलग व्यवसायी आए थे उन लोगों ने भी यह बात की तारीफ भी करी है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति के कारण से एक अच्छा माहौल बना है और उनके मशीनों के अंदर पूछ परख भी बढ़ी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यह मध्य प्रदेश के विकास के अंदर एक बड़ा कार्य है। इस सीजन में जो कृषि वर्ष हमने यह घोषित किया है, इसी में
सबसे महत्वपूर्ण धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बहुत राहत भी मिली है। 25-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन मध्य प्रदेश में हुआ है और समर्थन मूल्य 2369 रुपये निर्धारित था। पिछले सत्र के एमएसपी से यह 69 रुपये अधिक था और पिछले खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये ही था। तो यह जो 69 रुपये अधिक होने से और यह समर्थन मूल्य के ऊपर 43,52,905 मीट्रिक टन का उपार्जन किया गया और 8,59,000 किसानों के द्वारा धान का इसमें पंजीयन किया गया था। तो इस वर्ष इसके 1436 केंद्र स्थापित भी किए गए थे और इसी के क्रम में अब गेहूं का सीजन अब चालू होने वाला है। तो गेहूं के लिए उपार्जन में 7 फरवरी से 7 मार्च की तिथि निश्चित की गई है और 26-27 के लिए 2585 रुपये जो केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित किया गया है वह पिछले वर्ष से 160 रुपये ज़्यादा है। वह एमएसपी के ऊपर उपार्जन का भी निश्चित है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था है और किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आधार लिंक बैंक खातों से किया जाएगा। पिछले में भावांतर योजना हो या जितनी भी योजनाएं रही पुराने अतिवृष्टि के भी जो मामले थे उन सब में राज्य सरकार ने 15 दिन से 1 महीने के समय सीमा में सारा भुगतान किया है। तो इस बार गेहूं में भी हमारी ये व्यवस्था रहेगी कि हम जल्द से जल्द किसानों का भुगतान उनके खातों में प्राप्त हो जाए। इसी के साथ में स्वास्थ्य का क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। इस वर्ष जो आंकड़े आए हैं नेशनल हेल्थ के सर्वे के उनमें जो मध्य प्रदेश में मात्र मृत्यु दर MMR 173 से घटकर 142 हुई है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 173 से 10,000 के ऊपर 173 मृत्यु होती है, वह 142 हुई है। और IMR शिशु मृत्यु दर वह 41 से घटकर 37 हुई है। ये जो 2 सूचकांक है यह विकास के सूचकांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं। इनके माध्यम से ही प्रदेश की या देश की जो क्रेडिट रेटिंग या जो रेटिंग की जाती है इन्हीं के माध्यम से की जाती है। और उसी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश 5 राज्यों के अंदर शीर्ष 5 राज्यों में भी आ चुका है। और सिकल सेल में जिसके ऊपर लगातार हमारे राज्यपाल महोदय भी इस पर चिंतित रहते हैं और सिकल सेल के अंदर व्यापक स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधाएं भी विकसित करी है। और आयुष्मान भारत योजना में 4.43 करोड़ कार्ड तैयार करके मध्य प्रदेश इस देश में प्रथम स्थिति के अंदर है। और PM श्री एम्बुलेंस एयर सेवा का अब उपयोग बढ़ने लगा है। धीरे धीरे कई जिलों के अंदर से इस तरीके के जो दुर्घटना के या जो तत्कालिक गंभीर बीमारी वाले हमारे जो निम्न श्रेणी के या आयुष्मान कार्ड के जो हमारे धारक हैं उनको हम लोग योजनाएं दे रहे हैं। और जो राहवीर योजना उसका भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है जिसमें 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चिकन नेक क्षेत्र को भारत की एकता का सेतु और देश की अखंडता की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण भूभाग है जिसकी सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से विशेष अहमियत है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व भारत देश के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है और केंद्र सरकार यहाँ आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि चिकन नेक कॉरिडोर न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। इस बजट में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत के भविष्य का जो रोड मैप हमें बनाना है, संपूर्ण विकसित भारत, उसका पूरा खाका तैयार किया गया है। दशकों तक कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट और विशेषकर असम को अपनी वोट बैंक की घिनौनी राजनीति की प्रयोग स्थली बना कर रखा था।
यहाँ की टूटी फूटी सड़कें, कमजोर रेल संपर्क, कनेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ उद्योग नहीं थे, रोजगार नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को विशेष पूर्वोत्तर के विकास को पर विशेष जोर देते हुए यहाँ की हर समस्याओं के समाधान की कोशिश की है। मित्रों, चिकन नेक जो पूरे देश को नॉर्थ ईस्ट जोड़ती है, वो चिकन नेक कोई एक सकरा रास्ता नहीं, भारत की एकता का सेतु और अखंडता की रीढ़ है। इस तरह की जितनी समस्याएं थी इस बजट में, उन सब का समाधान किया गया है। यह बजट अब साफ बताता है कि नॉर्थ ईस्ट अब देश के विकास का केंद्र है। और केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए देखें तो हमारा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है उसको 6,812 करोड़ रुपया 6,812 करोड़ रुपया दिए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 897 करोड़ रुपया ज्यादा है। केंद्रीय बजट में आसाम को टैक्स डिवलेशन के रूप में 49,725 करोड़ रुपया मिलेंगे। और 2014 से अब तक मोदी जी के सरकार ने 3,12,000 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय करों में हिस्सा या सहायता अनुदान के रूप में आसाम को प्रदान किया है। मित्रों, और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वाराणसी सिलीगुड़ी स्पीड रेल कॉरिडोर, ये पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आर्थिक गति को नई रफ्तार देने का काम करेगा। 10,000 करोड़ रुपए का बायो फार्मा शक्ति योजना से नॉर्थ ईस्ट के बायोटेक और फार्मा सेक्टर को भी नया बल मिलेगा। और ये योजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बायो फार्मा और बायोटेक सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाईपर का उन्नयन स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में ले जाएगा। 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों का पुनर्जीवन से आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 40,000 करोड़ रुपए का सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 आसाम के औद्योगिक विकास को एक नया मुकाम देने का काम करेगा। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जो बड़े शहर है भारत के, उनके लिए भी 5,000 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। तो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जैसे शहरों को निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। बौद्ध सर्किट विकसित करने की बात कही गई है, तो हमारे संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट के, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, असम हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, इनको विकास का एक नया अवसर देगा। और शांति और विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अल्फा कार्यकर्ताओं के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। रेल कनेक्टिविटी, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेशों के औद्योगिक विकास के लिए कनेक्टिविटी पहली शर्त है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से रेलवे के लिए ऐतिहासिक रूप से 11,486 11,486 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। और अब आप जानते हैं कि 2009 to 14 तक टोटल जो राशि दी गई थी वो 2,122 करोड़ 2,122 करोड़ रुपए थी। उससे 5 गुना 5 टाइम अधिक है। और अभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि 72,468 करोड़ रुपए की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं यहाँ काम कर रही है। ट्रैक निर्माण, स्टेशन पुनर्निर्माण और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं जिले में देर रात उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब मुआवजा नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बड़ी संख्या में एकत्रित महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। जानकारी के अनुसार महिलाएं लंबे समय से मुआवजे की मांग कर रही थी, लेकिन समाधान नहीं होने से आक्रोश बढ़ता गया। देर रात उन्होंने संबंधित कार्यालय स्थान पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही की मांग की। महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच कर शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया है। तो वहीं दुरियापुर गांव के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और साथ ही आपको बताते चले लड़कियों के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कौशल परीक्षण शुरू किया गया। इस पहल के तहत लगभग 50 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को शिक्षा के साथ साथ केला फाइबर के उपयोगी वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लड़कियों में कौशल विकास को बढ़ावा देना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। वहीं छात्राओं ने कहा कि यह प्रशिक्षण उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को भी निखारेगा। छात्रावास प्रशासन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी संसाधनों और सुविधाओं का प्रबंध किया है। तो वहीं ग्वालियर में पति पत्नी के तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी को लेकर एक भावुक दृश्य सामने आया। कोर्ट के आदेश के अनुसार बच्चे की कस्टडी मां को सौंप दी गई, लेकिन इस दौरान मासूम पिता की गोद छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। वहीं मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बच्चा पिता के से लिपटकर रोता रहा और उनके साथ जाने की जिद करता दिखाई दिया। ये दृश्य देख वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। काफी समझाइश के बाद बच्चे को मां के साथ भेजा गया। बताया जा रहा है कि तलाक के बाद कोर्ट ने बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए कस्टडी को देने का फैसला सुनाया था। हालांकि इस दौरान सामने आया कि भावुक पल परिवार के लिए बेहद कठिन साबित हुआ। यह घटना एक बार फिर पारिवारिक विवादों में बच्चों पर पड़ने वाले भावनात्मक असर को उजागर करती है। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।